हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम आमतौर पर करंट अफेयर्स के साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आवास, जो कि पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित है, जिसमें लगभग 1-2 नंबर के सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आवास कहते किसे हैं। तो वह स्थान जो खराब मौसम और खतरों से हमें बचाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं आवास, यानी कि आश्रय, यानी कि शेल्टर, जो भी आप कह लें। तो आवास की बात करते हैं तो ये किस कारण, किस आधार पर बनाया जाता है? तो जलवायु के आधार पर बनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आवास किस आधार पर बनाया जाता है, तो जलवायु के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि अगर कहीं ठंडा प्रदेश है तो वहाँ की आवास गर्म प्रदेश के आवास से कुछ अलग होंगे। यानी कि ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर लकड़ियों के आवास बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ होंगी। और गर्म प्रदेश में क्या होंगे? ज़्यादातर ऐसे आवास बनाएंगे जो मिट्टी के और घास फूस के आवास बनाए जाएंगे जो ठंडे हों। और जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उपलब्धता ही बर्फ़ की है, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े को काट कर एक गुंबदकार घर बना लिया जाता है। ये उदाहरण के तौर पर है, आगे हम इसकी बात और करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम चर्चा मुख्य रूप से किसके करने वाले हैं? मानव आवास के बारे में। तो मानव आवास हम किस किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा आखिरी तक। देखते हैं पहला। तो पहले आवास की बात करें तो पहला ही आवास हम देखते हैं दोस्तों, इग्नू, यानी बर्फ का घर। तो दोस्तों, इग्नू यानी बर्फ का घर जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। और इसका निर्माण बर्फ के टुकड़ों को, जैसे देखते रहे आप, छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर एक गुंबदकार गोलाकार घर बनाया जा रहा है। और इसका जो प्रवेश द्वार होता है वह सकरा रखा जाता है, क्योंकि इससे बर्फीली हवाओं से बर्फीली हवाएं अंदर प्रवेश ना कर पाएं, इसलिए ऐसा किया जाता है। इन घरों का इस्तेमाल दोस्तों क्यों, किस प्रकार से किया जाता है? इन घरों का इस्तेमाल अस्थायी रूप से किया जाता है, यानी कुछ समय के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा इसी में रहते, अस्थायी रूप से शिकार के लिए करते। जैसे मान लेते कि कहीं शिकार के लिए जाते हैं तो वहाँ एक इग्नू बना लिया और वहाँ पर शिकार किए, और जब शिकार करने के बाद वापस लौटने लगे तो उसे छोड़कर वहाँ से निकल लिए। और दोस्तों, बात करते हैं इस घर में रहने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इस घर में रहने वाली जनजाति का नाम क्या है? एस्किमो कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगर हम पृथ्वी, तो पृथ्वी का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला रीजन, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसे एस्किमो कहते हैं, और जिस घर में रहती है उसे क्या कहते हैं? इग्नू कहते हैं। तो अगर देश की बात करें तो ये किन किन देशों में पाया जाता है? तो ग्रीनलैंड, अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा, आइसलैंड, नॉर्वे, साइबेरिया आदि में ये देश, ये क्या पाया जाता है? इग्नू नामक घर पाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि ये तो ठंडी के समय में जब बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा हो तब बनाया जाता है, लेकिन एस्किमो लोग गर्मी के महीने में जो घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्यूपिक कहते हैं। तो ट्यूपिक की बात आप एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि एस्किमो लोग भी ट्यूपिक नामक घर बनाते हैं। और एस्किमो के जो महत्व प्रसिद्ध घर होता है उसे इग्नू कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हट यानी कि झोपड़ी। झोपड़ी कहाँ बनाई जाती है दोस्तों? तो गांव में लकड़ी, मिट्टी, घास और प्राकृतिक सामानों से बने घर को क्या कहते हैं? आप झोपड़ी कहते हैं। और सामान्य रूप से सुदूर जनजाति और गांव और जनजाति क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और इनका फर्श जो लेप किया जाता है दोस्तों, वो किससे? गोबर से किया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोबर से इसका लेप क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से कीट पतंगों को यही क्या करता है? दूर रखता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, तो स्टिल्ट हाउस यानी पैर बांसा। पैर बांसा का मतलब वह घर जिसमें बांस का पैर लगा हो। तो दोस्तों, यह घर पानी के ऊपर 30 से 5 मीटर यानी 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के घर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? असम में। लेकिन अगर उदाहरण में आपको, ऑप्शन में आपको अगर असम ना मिले, केरल मिले, तो हाँ, वहाँ पर भी ऐसे घर पाए जाते हैं। और ये घर आमतौर पर ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? बाढ़ और बारिश बहुत अधिक आती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका घर आज जमीन के सूखे जमीन पर है, रात भर पानी, बहुत भयंकर बारिश हुई और रात में आपके घर के नीचे पानी आ गया, तो अगर घर ऊपर होगा तो नीचे से पानी निकल जाएगा और आपके घर को कोई नुकसान ना होगा। इसलिए वहाँ पर स्टिल्ट हाउस यानी पैर बांसा बनाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप चित्र देख लें तो ये क्या है, अगर आपने देखा नहीं है तो ये क्या है? झोपड़ी है। और नीचे आपको क्या दिख रहा है? पैर बांसा दिख रहा है। तो झोपड़ी और पैर बांसा, झोपड़ी सुदूर गांव के जनजातीय क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि पैर बांसा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। अगर नहीं असम है तो केरल में भी पाया जाता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, तो ट्री हाउस यानी पेड़ पर घर। तो इस प्रकार के घर दोस्तों मुख्य रूप से घने जंगलों में रहने वाले जनजाति समूहों द्वारा जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों ये घर मुख्य रूप से कौन से जनजाति बनाती है, तो ये अफ्रीका की पिग्मी जनजाति बनाती है, जो कहाँ पाई जाती है, कांगो के जंगलों में पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास के जंगलों में। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है, कौन सी जनजाति पेड़ों पर निवास करती है, तो दोस्तों पिग्मी जनजाति पेड़ों पर निवास करती है। और अगले की बात करें दोस्तों, अगले घर की, तो इसे कहते हैं बोट हाउस। ये बड़ा प्रमुख है, बोट हाउस से बहुत सा खासकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के घर ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां बहुत बड़ी बड़ी झीलें स्थित हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो केरल में अष्टामुदी, वेम्बनाड जैसी बड़ी बड़ी झीलें हैं। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर डल और वुलर और नागिन, शेषनाग जैसी बड़ी बड़ी झीलें हैं। तो मुख्य रूप से डल झील में एक प्रकार की हाउस बोट पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, शिकारा कहा जाता है। और शिकारा मुख्य रूप से पर्यटन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाउस बोट होती है। और इसी हाउस बोट के शिकारा कहते हैं आपके श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसी बोट हाउस को क्या कहते हैं दोस्तों आपके केरल में, तो केट्टुविल्लम कहा जाता है इस बोट हाउस को। तो केट्टुविल्लम किस राज्य के बोट हाउस को कहा जाता है दोस्तों, तो केरल के बोट हाउस को क्या कहा जाता है, केट्टुविल्लम। और शिकारा की लंबाई की बात करो तो दोस्तों शिकारा की लंबाई कितनी होती है, 80 फीट होती है, और चौड़ाई 8 से 9 मीटर होती है, यानी कि 27-28 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। दोस्तों इसी का एक थोड़ा सा कम विकसित वर्जन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोंगा, जहां पर इसके मूल निवासी रहते हैं, यानी कि झील के आसपास के रहने वाले लोग जो होते हैं वो डोंगा पर रहते हैं, जो थोड़ा कम सजावटी होता है, यानी कि थोड़ा सा कम विकसित होता है आपके शिकारा से। शिकारा काफ़ी खूबसूरत एक नाव यानी कि बोट हाउस होती है। अब शिकारा की बात देख लें दोस्तों, तो शिकारा का चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे लग रहा है पूरा घर ही है, लेकिन ये क्या है, एक नाव ही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके डिज़ाइन को देख लें, काफ़ी इसमें डिजाइन करी गई है, और ये मुख्य रूप से केरल और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब यहाँ पर डिजाइन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें शिकारा के छतों पर जो नक्काशी, भी पीछे के चित्र में आपने दोस्तों देखा, जो नक्काशी छतों पर की जाती है उसे जम्मू कश्मीर की भाषा में तो खटामबंद कहते हैं, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में कहें तो वो कहना क्या चाहते हैं, खत्मबंद कहा जाता है। और दोस्तों अभी पीछे हम देखते हैं कि इसकी खिड़की के बाहर निकले भाग को क्या कहते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं खिड़की पर दोस्तों जो बाहर निकला हुआ भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, डब कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डब किस प्रकार के घर से संबंधित है, तो वो बोट हाउस से संबंधित है। अब दोस्तों देखते हैं एक बड़ा प्रमुख क्वेश्चन, अब ये है लद्दाख के घर। इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन लद्दाख के घर अपने आप में अलग विशेषता रखते हैं, क्योंकि ये ठंडे रेगिस्तानों वाला क्षेत्र है। और यहाँ ठंड से बचने के लिए, हमने बताया कि ठंड से बचने के लिए अक्सर किसके घर बनाए जाते हैं, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और चूने के घर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आमतौर पर जो फर्श होते हैं वो किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और ये घर जो दोस्तों होते हैं लद्दाख के, मुख्य रूप से लद्दाख के घर वो कैसे होते हैं, 2 मंजिला होते हैं, और नीचे के मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। अभी हम आगे चित्र में आपको दिखाएंगे। और ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं, तथा नीचे की मंजिल में नीचे के मंजिल में जानवर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लेखा कहा जाता है। तो ये लेखा नामक जो शब्द है वो किस प्रकार के घर से संबंधित है, तो लद्दाख के घरों से संबंधित है। और दोस्तों इन घरों का जो छत होता है वो क्या होता है, समतल होता है, जो यहाँ के प्रमुख उत्पाद सीताफल, लाल मिर्च और मक्का को सुखाने के काम आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक क्षेत्र में एक घर पाया जाता है जो पत्थर, मिट्टी और चूने से बना है, और जिसका फर्श लकड़ी का है, और उसका जो छत है वो समतल है, तो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो आप सीधे बताएंगे कहाँ पर पाया जाएगा, लद्दाख में पाया जाएगा। लेकिन लद्दाख की ये विशेषता है दोस्तों, लेकिन ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं सामने आपका ये चित्र है, ये घर है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ तक कोई खिड़की नहीं है। तो ये क्या है, एक नीचे का मंजिल है, और ये दोस्तों जो है ऊपरी मंजिल है। तो दोस्तों देख रहे हैं एकदम पत्थर एकदम सेट करके रखा गया है, और बीच बीच में चूने और मिट्टी की
भराई करी गई है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से तो लद्दाख की विशेषता जैसे हमने बताया, लेकिन ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बनाया जाता है, जहाँ पर इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है पत्थर और चूने की। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अगले की। तो दोस्तों यहाँ पर लद्दाख के बारे में अगला भी प्रश्न है। तो यहाँ पर फर्श लकड़ी से बने होते हैं जो लोगों को ठंड से बचाते हैं, ये बात सही है। लद्दाख में ये घर बनाता कौन है? तो ये लद्दाख में जो घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं चंगपा जनजाति। और चंगपा जनजाति लोग एक प्रकार का और टेंट रूपी घर बनाते हैं, जो किससे बनाते हैं? याक के बालों से एक विशेष प्रकार का टेंट बनाते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। तो रेबो नामक घर भारत के किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? तो रेबो नामक घर भारत के लद्दाख क्षेत्र में बनाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हमने घरों की बात कर ली है मानव के, अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कौवा एक ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन अपना घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों वो कौन बनाता है? कौवा बनाता है। और इसी के साथ अगर हम चील की बात करें तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाता है। देखिए ये पेड़ की ऊंचाई की मतलब नहीं, यहाँ पेड़ है उसके सबसे ऊंची डाली पर जो घोंसला होगा वो कौवा का होगा, लेकिन अगर सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा उस पर जो घोंसला बनाएगा वो कौन बनाएगा? चील बनाता है। और दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी अगले पॉइंट की। तो तितैया, चींटी, दीमक और मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं? जो रहती हैं उससे वो क्या कहते हैं? कॉलोनी कहा जाता है। तो कॉलोनी में रहने वाले जीवों का समूह कौन सा है? तो आप बताएंगे तितैया, चींटी, दीमक और मधुमक्खियां जो रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखेंगे ततैया अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ततैया उन्हें कहा जाता है जैसे जो चींटियां होती हैं जिनके पंख आ जाते हैं उन्हें ततैया कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं घरों में आकर्षक मछलियों को रखने वाले दराज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दराज को क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है जिसकी बात हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले, पर्वतारोही प्लास्टिक का टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो पहली तो बात तो वो हल्का होता है और वो क्या होता है? उष्मा का बहुत बेहतरीन कुचालक होता है। जो लेयरदार प्लास्टिक होती है उन्हें ठंड से बचाती है। और दोस्तों बात करते हैं अपने राजस्थान के घरों की बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक क्षेत्र है जहां पर छत कटीले झाड़ियों से ढका हुआ है और उसकी दीवार जो है वो मिट्टी की बनी हुई है और उसके जमीन पर गोबर का लेप लगाया जाता है। तो आप कंफ्यूज जाएंगे ये तो गांव का घर है, ये जनजातीय क्षेत्र का घर है, लेकिन ऐसा नहीं। कटीले झाड़ियों की जब बात होती है तो ये घर कहाँ का हो जाता है? ये घर हो जाता है दोस्तों आपके राजस्थानी क्षेत्र का घर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ अगले पॉइंट की बात करें तो जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयचर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवों का समूह उभयचर जीवों का समूह है या नहीं है? तो दोस्तों वे जो जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, केकड़ा है आदि जो क्या है ये सभी क्या है? उभयचर हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले। तो कुल हमने यहाँ 20 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप देखें इन 20 प्रश्नों को। तो पारिस्थितिकी में निवास की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? यानी पारिस्थितिकी जो होती है वो तो ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम उल्लेख किया, लेकिन पारिस्थितिकी में निवास की संकल्पना सबसे पहले जो विकसित की उस वैज्ञानिक का नाम क्या होता है? ग्रीनल्स। ये पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछा जाए, आप ध्यान रखेंगे। अब तो दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कौन सा एक स्थलीय जंतु का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इनमें से निम्न में से कौन एक स्थलीय जंतु का प्रकार नहीं? तो दोस्तों ये है मरुद्भिद जंतु, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह एक प्रकार का पौधा होता है, यानी मरुस्थलीय पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद जंतु कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दीवारों तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? नहीं, वही उनका आवासी होता है, तो उन जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? आरोही कहा जाता है। और दोस्तों आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो किस राज्य में बांस के खंभों पर घर पाए जाते हैं? तो ये तो बड़ा आसान है, अभी आपने पीछे ही पढ़ा है। तो इस बांस के खंभों पर जो घर पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? हमने बताया मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये असम में पाया जाता है, लेकिन अगर असम नहीं होता तो ये केरल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, फर्श पर गोबर का लेप क्यों किया जाता है? तो फर्श पर गोबर का लेप मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? कीट को
दूर रखने के लिए, क्योंकि इसमें से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो इसे दूर रखती हैं। और मरुस्थलीय जंतु ताप से बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो मरुस्थलीय जंतु क्या कहते हैं, भूमि के नीचे रहने चले जाते हैं, छोटी छोटी ये गुफाएं बना लेते हैं और उसी के नीचे रहते हैं, जो उससे उन्हें गर्मी से बचते हैं ये लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेह तथा लद्दाख में मकानों की विशेषता को चुनिए। तो लेह तथा लद्दाख में मकानों की विशेषता को अगर हम देखें तो मकानों की विशेषता के पेड़ के तनों से बने ढालू छत होते हैं। तो सबसे पहले तो यही गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो समतल छत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा कौन, जिसमें नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी, बात सही है। पत्थर, मिट्टी तथा चूने की दीवारें होती, बात सही है। फर्श लकड़ी के बने होते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी कि 2, 3 और 4 जिसमें सही होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी क्या कौन सा सही होता है, 2, 3 और 4, यानी कि यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से क्या खतरा होता है। तो बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से दोस्तों क्या होता है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और रक्त में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो जाती है दोस्तों, मौत हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में किस की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है। और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा इसमें, क्या कौन सा सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उस कमरे में ऑक्सीजन क्या होता है, जल जाता है, बचता क्या है, मोनोऑक्साइड। अगले की बात करें दोस्तों तो चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों चांगपा जनजाति हमने बताया कहाँ पर मुख्य रूप से यही तो घर बनाती है, रेबो वाला, जो याक के छाल से, याक के बाल से बनाई जाती है, तो लद्दाख में निवास करती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से उभयचर है। तो निम्नलिखित में से उभयचर कौन है दोस्तों, तो मगरमच्छ यहाँ पर क्या है, उभयचर है। हाथी क्या है दोस्तों, पानी में नहा लेता है लेकिन पानी में रह नहीं सकता। दरियाई घोड़ा पानी में ही रहता है और व्हेल भी पानी में रहती है। तो पानी और जल दोनों में कौन रहता है, मगरमच्छ रहता है। और दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो मानव अधिवास अनेक रूप के होते हैं, इनमें से कौन सा अधिवास नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा अधिवास नहीं है इसमें, तो गलियां यहाँ पर अधिवास नहीं है। गलियां, क्योंकि आप गलियों में निवास नहीं कर सकते, गलियां आने जाने के लिए होती हैं, निवास के लिए नहीं होती, अधिवास के लिए नहीं होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे ऊंचे वृक्षों पर अपना घोंसला कौन बनाता है। तो सबसे ऊंचे वृक्षों पर, डालियों की बात नहीं हो रही है दोस्तों। अगर डालियों की बात होती तो यहाँ पर कौवा होता, लेकिन यहाँ वृक्षों की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन होगा, चील। तो चील क्या करता है, सबसे ऊंचे वृक्ष पर अपना घर बनाता है। अगला है कि घरों में बच्चे रहते हैं, सुरक्षित, असुरक्षित, 1 या 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही होगा 1 और 2 दोनों। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि अगर आपका घर में बच्चा है तो सुरक्षित होगा। तो घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे बात करें दोस्तों तो घास स्थल के निर्माण में अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों घास वहीं पर विकसित होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है और मौसम क्या होता है, शुष्क होता है। तो ये कौन सा प्रभाव है, आप सीधे सीधे देख रहे हैं, जलवायु का प्रभाव है। और बारिश कम होगी तो मिट्टी में उत्पादकता कम होगी। तो वायु, जलवायु और मृदा दोनों का प्रभाव है, इसलिए 1 और 2 दोनों। और यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कारक घर निर्माण को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक घर निर्माण को प्रभावित करता है, तो सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति। देखिए यहाँ जलवायु की बात भी होगी, तो जलवायु भी प्रभावित करता है आपके घर को। निर्माणकारी वस्तुओं की उपलब्धता या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कि अगर आपका घर पहाड़ पर है तो उस पहाड़ी ढंग से बनेगा, यानी कि वहाँ के छतें समतल होंगी, नीचे गर्म क्षेत्र बनाए जाएंगे, ऊपर और भी थोड़े से रहने के लिए क्षेत्र बनाए जाएंगे। वहाँ पर अगर लकड़ी की उपलब्धता है तो लकड़ी के फर्श बनाए जाएंगे, पत्थर हैं तो पत्थरों की दीवारें बनाई जाएंगी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो झोपड़ी में छत में लगी लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है छत पर लगी लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। सबसे पहला तो आपका कौन सा, एक कड़वी लकड़ी होती है आपके यहाँ पाई जाती है, नीम। और दूसरी जहाँ पर नीम नहीं पाई जाती, रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक लकड़ी पाई जाती है जिसे कहते हैं कीकर। तो कीकर क्या करता है, क्या किया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में दीमक से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो मछली के एक्वेरियम में पंप क्यों लगा होता है।
तो मछली के एक्वेरियम में पंप जो लगा होता है दोस्तों, उनको क्या कहता है, पानी में ऑक्सीजन को घोलने के लिए लगा होता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि स्थिर पानी है और मछलियां हमेशा सांस लेंगी तो ऑक्सीजन की कमी उस पानी में होगी, और वो पंप क्या करेगा, उस पानी में ऑक्सीजन को लगातार घोलेगा, जिससे कि मछलियां मरती नहीं है। दोस्तों एक या और बात बता लेते हैं यहाँ पर हम, कि एक हमने बात करी थी कि अगर पानी को गर्म कर दिया जाए, फिर उसे कमरे के तापमान पर ठंडा कर दिया जाए और उसमें एक्वेरियम में डालकर मछलियां डाली जाए तो क्या होगा उसमें दोस्तों, मछलियां मर जाएंगी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि मछलियां मर क्यों जाएंगी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलता नहीं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, मछलियों को मिलने वाले जो खनिज लवण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पानी को गर्म करने के बाद, इसलिए वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक हमने बीच में ही और प्रश्न कवर कर लिया। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करो तो शिकारा में की गई नक्काशी को कहते हैं। तो दोस्तों शिकारा में जो नक्काशी की जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करना तो लेखा क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र यानी लद्दाख में नीचे की मंजिल होती है उसे लेखा कहते हैं। डब क्या होता है, शिकारा में वही खिड़की जो निकली होती है उसे डब कहते हैं। रेबो क्या होता है, लद्दाख में ही जो याक के बालों से टेंट बनाया जाता है उसे रेबो कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, पश्मीना बकरियां भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाली जाती हैं। तो पश्मीना बकरियां मुख्य रूप से भारत में वही चंगपा जनजाति पाई जाती है। तो चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, लद्दाख में पाई जाती है और वहीं पर ये बकरियां पाली जाती हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं अपने आखिरी प्रश्न की, 20वें प्रश्न की दोस्तों। तो केट्टूवेल्लम नामक हाउस बोट किस राज्य में पाया जाता है। तो केट्टूवेल्लम नामक हाउस बोट दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये आवास का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हम पर्यावरणीय अध्ययन के टॉपिक को लेकर ऐसे ही आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे ही हम पर्यावरणीय अध्ययन के सारे टॉपिक को परीक्षा से पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का ये फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सा आगे देख लेते हैं कि वी वांट फ्री एजुकेशन वेंटाल एंड आई वेंट टू योर सपोर्ट, यानी कि हम सभी को फ्री एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन इसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता हमें होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।